हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स। एसआर ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, एसआर ऑनलाइन क्लासेस में हर विषय की पढ़ाई होती है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सके, स्टूडेंट इसका लाभ उठा सके, इसके लिए आपसे गुजारिश है कि इस एसआर एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। आज फिर हम हिंदी व्याकरण के क्लास में आते हैं और आपके मैसेज और डिमांड के अनुसार मैंने पहले भी भाषा पर चर्चा की थी, लेकिन आज विशेष रूप से मैं भाषा पढ़ाने जा रहा हूँ व्याकरण में। आइए हम लोग भाषा के बारे में जानें। हम भाषा, जिसे अंग्रेजी में लैंग्वेज कहते हैं, हम जब बात करते हैं, कोई चीज़ बोलते हैं, हमारा माध्यम, वो बोली का माध्यम, भाषा का माध्यम जो हम लोग आदान प्रदान करते हैं, वह भाषा ही होती। तो आप देखिए भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है। जैसे गाड़ी से कहीं कोई चीज़ पहुंचाते हैं तो गाड़ी से एक साधन है कोई सामान पहुंचाने का, उसी तरह भाषा भी अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करने का साधन है, माध्यम। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य, क्योंकि जानवरों से मनुष्य को अलग करने का एक सबसे बड़ा माध्यम भाषा ही है। तो कहते हैं यहाँ मनुष्य की बात होती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर जो बोलता है, सुनकर जो सुनता है, लिखकर जो लिखता है, पढ़कर जो पढ़ता है, अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। अब उसे हम भाषा कहते हैं। अब सरल शब्दों में हम कहें कि सामान्यतः भाषा मनुष्य के सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। व्यक्त वाणी क्या? वाणी मतलब बोली, हम जो उच्चारण करते हैं, तो सार्थक होना चाहिए, निरर्थक नहीं। व्याकरण के दृष्टिकोण से व्याकरण में जो भी बात होगी वह सार्थकता की बात होगी। हम आते हैं आगे और भाषा से संबंधित 3 विचारणीय बिंदु आपके सामने रखते हैं जो आता है। तो 3 विचारणीय बिंदु हैं। सबसे पहला भाषा ध्वनि संकेत है। क्या है? तो भाषा आदान प्रदान करते हैं और वह एक संकेत भी है। तो किसका? तो ध्वनि संकेत है। तो आप जानते हैं दूसरा भाषा यादृच्छिक है और तीसरा है भाषा रूढ़ है। तो हम लोग तीनों को और स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आए, भाषा ध्वनि संकेत है। तो कैसे भाई? तो ध्वनि संकेत है तो उसके बारे में परिभाषा से स्पष्ट करते हैं कि सार्थक शब्दों के समूह। यहाँ सार्थक, क्योंकि ध्वनि संकेत है तो सार्थक, क्योंकि हम लोग व्याकरण में बात कर रहे हैं, निरर्थकता की बात नहीं है। सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। और यह संकेत क्या है? यह संकेत स्पष्ट होना चाहिए। भाषा को सार्थक और स्पष्ट होना चाहिए, तभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं, स्पष्ट कर दिया है कि सार्थक शब्द समूह होगा तो वह क्या होगा? भाषा ध्वनि संकेत है। इससे स्पष्ट हो जाएगा। अब दूसरा है जो हमारे बीच विचारणीय बिंदु है भाषा से संबंध में, वो बात रखी जा रही है। भाषा यादृच्छिक संकेत है। यादृच्छिक संकेत है। अब देखें यहाँ शब्द और अर्थ में कोई तर्क संगत संबंध नहीं होता रहता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ बोलचाल की भाषाओं में कुछ बोल देते हैं, तो बिल्ली की बोली, घोड़ा की बोली, कौवा को जब हम बोल कर पुकारते हैं तो वह प्रचलन में आ गया है। आदि को पुकारना समाज ने स्वीकार कर लिया है, तो इसमें कोई तर्क नहीं है। तो हम आगे आए, जहाँ तर्क नहीं है तो वह भाषा यादृच्छिक संकेत कहलाएगा। अब तीसरा है कि भाषा ध्वनि संकेत रूढ़ भी होते हैं। रूढ़ होते हैं जैसे बहुत परंपरा से या युगों से कुछ शब्दों का प्रयोग चला आ रहा है और वह भाषा में प्रयुक्त हो गया,
तो इनके प्रयोग आए हैं, तो उसे हम भाषा, ध्वनि, संकेत, रूढ़ कहते हैं। जैसे कुछ शब्द हैं बच्चे, बूढ़े, जवान आदि। इसका कोई कारण नहीं है कि क्या बोलते हैं, बच्चे बोल दिए, बूढ़े बोल दिए, ऐसे शब्दों का। तो कुछ ऐसे जो हमारे बीच विचारणीय बिंदु थे भाषा से संबंध में, उसको हम लोगों ने समझा। आगे देखते हैं, क्योंकि भाषा तो हर देश के लिए कंपलसरी है। अगर अपनी पहचान बनानी है तो हर राष्ट्र की एक अपनी भाषा होती है, हर देश की अपनी भाषा होती है। उसी प्रकार हमारे भारतवर्ष की राष्ट्र भाषा हिंदी है। तो हम लोग आज हिंदी की चर्चा करते हैं, लेकिन और सब भाषा क्या है इसको स्पष्ट कर लेंगे। कहते हैं कि प्रत्येक देश की अपनी एक भाषा है, जैसे कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो संसार में अनेक भाषाएं हैं। भाषा को समझने के लिए हम और उदाहरण दिए हैं कि हिंदी भी भाषा है, संस्कृत भी है, अंग्रेजी भी है, बंगला है, गुजराती है, उर्दू है, तेलुगु है, कन्नड़ है, चीनी है, जर्मन है, फ्रेंच है, आदि भाषा ही है। अब हम लोग जानेंगे, यहाँ तक हम लोग जाने कि भाषा के क्या विचारणीय बिंदु हैं और भाषा किस किस देश में है और भाषा का क्या महत्व है। अब हम लोग जानें कि भाषा के प्रकार देखते हैं यहाँ पर कि भाषा के प्रकार कितने प्रकार के हैं। तो हम देखते हैं कि उपयोग जब हम भाषा का करते हैं, सबसे पहले क्या हुआ होगा जब हम भाषा की उत्पत्ति हो रही होगी, तो हम लोग उसको अलग अलग खंडित करके समझें। भाषा के 3 रूप हैं। पहला यहाँ पर मौखिक रखा गया है, दूसरा लिखित है और तीसरा सांकेतिक भाषा है, संकेत की भाषा। तो मौखिक अर्थात मुख से जब बोलते हैं, लिखित अर्थात जिससे हम लिखते हैं, और तीसरा है सांकेतिक अर्थात जब कोई भाषा नहीं रही होगी, उस समय सिर्फ और सिर्फ संकेत की भाषा रही होगी। जैसे गूंगा कोई बोलता है, या कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो अपनी अभिव्यक्ति संकेत के द्वारा करता है। या अब देखिए रेलवे लाइन पर जब कोई गाड़ी चलती है या सिग्नल ट्रैफिक के सामने जो संकेत का यूज होता है, उसे हम सांकेतिक भाषा के अंतर्गत रखते हैं। तो हम एक एक करके उसके बारे में समझें। सबसे पहला था मौखिक। तो भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर, जो बोल रहा था वह बोलकर और दूसरा सुनकर उसे समझता है, उसे हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा स्पष्ट हुआ। अब हम चलते हैं दूसरा है यहाँ पर लिखित। यहाँ था मौखिक, दूसरा लिखित। लिखित को स्पष्ट करते हैं, भाषा का वह रूप जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों को एक दूसरे पर, कैसे, तो लिखित है तो लिखकर व्यक्त करता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। उसी प्रकार हमारे बीच है तीसरा सांकेतिक भाषा। अब हम बोलते हैं जिन संकेतों के द्वारा बच्चे, अभी मैंने कहा कि क्योंकि जब कोई भाषा नहीं होगी तो उस समय संकेत की भाषा होगी, लेकिन आगे हम इसको स्पष्ट और करते हैं कि आगे भी हम लोग संकेत को उपयोग करते हैं ट्रैफिक वगैरह में। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चे भी संकेत की भाषा करते हैं, और गूंगा जो बोल नहीं सकता वह भी संकेत से अपने मन के भाव को व्यक्त करता है, अपनी बात दूसरों को समझाते हैं। वे सब सांकेतिक भाषा कहलाते हैं। सांकेतिक भाषा है। हमने हिंदी की बात की, हिंदी की भाषा के अंतर्गत, और या यूँ कहें कि किसी भी भाषा में ये 3 रूप जरूर देखने को मिलेगा, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। क्योंकि भारतवर्ष की राष्ट्रीय भाषा, हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, इसलिए हम लोग हिंदी पर ज़्यादा बल देते हैं और इसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ये व्याकरण का और ASR ऑनलाइन क्लासेस का यह उद्देश्य है कि स्पष्ट क्लास में किसी भी टॉपिक को स्पष्ट क्लियर समझा दिया जाए। तो हम लोग आगे बढ़ें। कुछ भाषा से संबंधित रूप बताए गए हैं कुछ व्याकरण के अंदर।
भाषा के विविध रूप भी हैं, जैसे कि प्रकार हैं। कहते हैं कि हर देश में भाषा के 3 रूप मिलते हैं। जैसा कि हम लोग देखें कि मौखिक, लिखित और सांकेतिक है, लेकिन उसी तरह एक 3 रूप मिलते हैं हर देश में, हर भाषा में। तो क्या क्या है भाई? तो पहले बोलियां, बोली वाली भाषा, परिनिष्ठ भाषा, परिनिष्ठ एकदम शुद्ध, उसके बाद राष्ट्रभाषा बन जाता है। ये 3 रूप में भाषा देखने को मिलता है। तो ये कैसे क्या है, इसको और स्पष्ट समझें। सबसे पहले यहाँ पर आई बात बोलियां, जो 3 रूप हर भाषा में हैं, और हम हिंदी को पढ़ रहे हैं तो हिंदी से और हम स्पष्ट कर लें बोलियां क्या हैं। जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारण अपने समूह या घरों में करते हैं उसे बोली कहते हैं। तो 3 रूप हर देश में मिलता है। कोई जो है आसपास में, अपने आस पड़ोस में, उसमें व्याकरण पर, बोली पर ज़्यादा व्याकरण का जोर नहीं होता है। ये 3 रूप में हम लोग देखते हैं, इसलिए पहले बोलियां हैं। किसी भी देश में बोलियों की संख्या अनेक होती हैं। बोली कहते हैं 5 कोस पर बदले वाणी और 10 कोस पर बदले पानी, यह प्रचलन कहा जाता है, कहावत है। तो इस संबंध में हम कहते हैं कि बोलियां बदल सकती हैं, और एक निश्चित स्थान बदलने पर बोलियां बदलती रहती हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये घास पात बोलने की प्रचलन आसपास तरह अपने आप जन्म ले लेती है। जिस तरह घास जन्म ले लेता है, उसी तरह बोली भी क्षेत्रीय रूप में जन्म लेती रहती है। लेकिन हम जो है उसको भाषा के अंतर्गत रखते हैं। तो वो किसके अंतर्गत? तो भाषा में बोलियों के अंतर्गत रखते हैं। तो जिसका बहुत सारे ऐसी बोलियां जिसका साहित्य ही नहीं, लेकिन वह बोली है। अगर वो साहित्य होगा, अगर वो व्याकरण के पद्धति पर होगा, तो वह भाषा का रूप लेता है। तो हम कहते हैं, आगे देखते हैं, बोलियां अर्थात क्षेत्र विशेष में बोली जाती हैं, उसे हम बोलियां कहते हैं। और ये पहले रूप में आ गया, 3 रूप में जो भाषा को बांटा है। तो इस बोली के अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। जैसे अब यहाँ लीजिए भोजपुरी, मगही, अवधी, मराठी, अंगिका आदि को हम लोग लेते हैं। ये सारी बोलियां के अंतर्गत आता है। दूसरा है परिनिष्ठ भाषा। परिनिष्ठ जो व्याकरण के मापदंड पर खरा उतरता है। जैसे यह व्याकरण से नियंत्रित होता है। किससे? तो परिनिष्ठ भाषा वह है जो व्याकरण पर नियंत्रित हो, व्याकरण रूप से वह नियंत्रित होती है। इसका प्रयोग शिक्षा, शासन चलाने में या आवेदन लेन देन में और साहित्य में होता है। परिनिष्ठ भाषा का प्रयोग क्या क्या चीज में होता है? तो वह शिक्षा के क्षेत्र में, शासन के क्षेत्र में, साहित्य में होता है। बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है, इससे तो व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है, तब वह परिनिष्ठ भाषा बन जाती है। अर्थात वह व्याकरण के मापदंड पर खरा उतरता है, तो वह परिनिष्ठित भाषा कहलाता है। और अंत में मैंने कहा कि बोलियां परिनिष्ठ के बाद राष्ट्रभाषा, हर देश की भाषा में यह 3 रूप देखने को मिलता है। राष्ट्रभाषा, जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश ज्यादातर प्रदेशों के बहुमत द्वारा बोली जाए, समझी जाती है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। और हमारे देश में 70 से 75% लोग यहाँ हिंदी बोलते हैं। तो यह स्पष्ट हो गया, जो अन्य भाषा और हिंदी भाषा के जो 3 रूप हैं, बोलियां, परिनिष्ठित और भाषा, ये राष्ट्रभाषा, ये तीनों मैंने स्पष्ट किया। अब देखते हैं हिंदी शब्द की उत्पत्ति से संबंधित कुछ बातें आती हैं कि आखिर हिंदी शब्द आया कहाँ से। तो हम लोग उस पर भी बात कर लें। कभी कभी चर्चा होती है तो लोगों को बताने में परेशानी होती है। तो अगर आप इसको जान लेंगे तो आप हिंदी
कैसे हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई, तो आप इसको स्पष्ट तुरंत बता सकते हैं। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी से हुई है, फारसी भाषा से हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है। कहते हैं कि प्राचीन काल में जब आए थे, आक्रमणकारी आए थे या जो बाहरी लोग आए थे यहाँ पर, प्राचीन काल में इस शब्द का प्रयोग सिंध प्रदेश, जो सिंध प्रदेश हुआ करता था या सिंधु नदी के किनारे यह नगर का विकास हुआ था, तो उस सिंध प्रदेश या सिंधु नदी के लिए होता था। चूंकि फारसी में दंत सो को सो का उच्चारण हो के समान होता था। कैसा होता था? तो दंत का सो का उच्चारण ह के समान होता है, अतः सिंधी जो नदी था या सिंधी प्रदेश था, स्थान था, उसके बदले हिंद हो गया, सिंध के स्थान पर हो गया हिंद। तथा जहाँ सिंधी बोलते थे वहाँ के बासिंदे को सिंधी बोलते थे, तो वहाँ सिंधी के बदले हिंदी का प्रयोग होने लगा। उसी प्रकार आगे बढ़े हम, हिंदी का कहाँ से उत्पत्ति हुई वो हम लोग समझ गए। अब हिंदी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इससे संबंध हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें। हिंदी का प्रयोग हम लोग ब्रजभाषा के रूप में देखते हैं, अवधी के रूप में देखते हैं, मैथिली के रूप में देखते हैं, क्योंकि इसकी कविता हमको मिलती है, मगही के रूप में, राजस्थानी के रूप में, खड़ी बोली आदि के लिए होती है। हिंदी का जो शब्द का प्रयोग इस जो भाषा हम करते हैं, इसके अंतर्गत ये सारी भाषाएं आती हैं, जैसे ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली, मगही, राजस्थानी, खड़ी बोली आदि के लिए हिंदी का ही प्रयोग होता है। लेकिन आगे चलकर अभी जो हम लोग आधुनिक समय में देखते हैं, अगर हम बोलें परिनिष्ठित हिंदी तो शुद्ध हिंदी, लेकिन आधुनिक काल की हिंदी मुख्यतः यहाँ खड़ी बोली पर आधारित है। तो आधुनिक काल से संबंधित अगर प्रश्न आए तो उसमें आप लिखेंगे खड़ी बोली के आधार पर, लेकिन अगर हिंदी से संपूर्ण बात होगी तो हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली, मगही, राजस्थानी ये सारे भाषाएं आ जाते हैं। और अब देखिए आगे, हिंदी की बोलियों के अध्ययन की दृष्टि से, जब हम बोली की बात ऊपर किए कि बोलियां क्या हैं, तो उसके दृष्टिकोण से हम जब हिंदी का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है, अध्ययन की दृष्टि से हिंदी को 5 भागों में बांटा गया है। अब वो 5 भाग क्या है? तो सबसे पहले पूर्वी हिंदी को जो हम लोग बांटे हैं बोलियों के हिसाब से, तो सबसे पहले हम लोग पूर्वी हिंदी में, उसके बाद पश्चिमी हिंदी, उसके बाद राजस्थानी हिंदी, उसके बाद बिहारी हिंदी और 5वां पहाड़ी हिंदी। ये दिमाग में बैठाएंगे, बोलियों के दृष्टिकोण से 5 भागों में भाषा हिंदी को बांटा गया है बोलियों के दृष्टिकोण से। वह है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अब चलें, अब हम लोग विस्तार से इसको समझें। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं हैं भाई? तो पूर्वी हिंदी, इनमें प्रमुख बोली जो बोली है, इसमें कौन कौन सी बोली आ जाती है? तो अवधी में आप जानते हो कि रामचरितमानस, तुलसीदास ने जो रामचरितमानस की रचना की है वो अवधी भाषा में की है, और अवधी भाषा में ही मल्लिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की है। उसी प्रकार बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सारा जो तीनों है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। उसके बाद दूसरा है पश्चिमी हिंदी। इनमें प्रमुख बोलियां हैं, पश्चिमी हिंदी में प्रमुख बोलियां हैं ब्रजभाषा। ब्रजभाषा में ही सूरदास ने सागर की रचना की। ब्रजभाषा में कृष्ण के बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन सूरदास ने किया। उसी प्रकार नंददास ने भी ब्रजभाषा का उपयोग किया अपने कविताओं में। उसी प्रकार जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है वह ब्रजभाषा, और खड़ी बोली जो बोलते हैं शुद्ध, वह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। और हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। उसके बाद तीसरा है यहाँ पर राजस्थानी। मैंने 5 बोला है,
5 भागों में बोली के दृष्टिकोण से बांटा गया है। तो तीसरा है राजस्थानी। राजस्थान के क्षेत्र में प्रयुक्त बोलियां राजस्थानी हिंदी कहलाती है, जैसे मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, हड़ौती आदि। अब हम देखते हैं चौथा है बिहारी हिंदी। आप देखते हो बिहार में, बिहार तथा झारखंड प्रदेश में प्रयुक्त बोलियां मगही, भोजपुरी, आप देखते हो भोजपुरी का प्रचलन, मैथिली, विद्यापति, मैथिल कोकिल विद्यापति कहते हैं, इन्होंने पदावली की रचना की तो मैथिली भाषा में। भोजपुरी के गाने आप सुनते हैं। तो ये सारे बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है, जो चौथा है। उसके बाद पांचवा है पहाड़ी हिंदी। पांचवा है पहाड़ी अंत। ये दिमाग में बिठा लीजिए और पढ़ते पढ़ते दिमाग में पुनरावृत्ति 1-2 बार कीजिए ये पांचों का, तो आपके दिमाग में आ जाएगा। तो पहाड़ी है तो पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल, गढ़वाल की बोली को या कुमाऊं क्षेत्र पहाड़ी हिंदी कहलाती है। बस इतना ही 5 भागों में बोली के हिसाब से बांटा गया। अब कुछ जो भाषा से संबंधित भाषा जो आते हैं शब्द, हिंदी भाषा बोल देते हैं, राष्ट्रभाषा हम लोग समझ लिए, भाषा समझ लिए। तो अब आती है बात मातृभाषा की। मातृभाषा आप देखिए तो देखते हैं बहुत सारे बोलते हैं मुझे जन्म से जो भाषा, माँ से जो भाषा मिली, माँ बाप से जो भाषा मिली वो मातृभाषा है। तो अब देखिए यहाँ हम जाने मातृभाषा वह भाषा जिसे बालक, बच्चे जन्म से अपने परिवार, माता पिता से ग्रहण करते हैं या प्राप्त करता है, मातृभाषा कहलाता है। ये भाषा हो गया। दूसरा मातृभाषा से हम समझ गए। दूसरा इसी में है प्रादेशिक भाषा। कहते हैं जब कोई भाषा प्रदेश में बोली जाती है तो उसे प्रादेशिक भाषा कहते हैं। दूसरे जगह चले जाते हैं यहाँ से लोग तो वो प्रादेशिक भाषा हो गए। अब देखिए कुछ भाषाएं जैसे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे दुनिया में। जब कोई भाषा, कहते हैं धीरे धीरे हमारी हिंदी भी पूरे विश्व में फैलती जा रही है। जब कोई भाषा विश्व के 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के द्वारा, इसके 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के द्वारा बोली जाती है तो वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। तो कभी कभी पूछते अंतर्राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं, तो स्पष्ट आपके सामने है। प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा को प्रादेशिक भाषा बोलते हैं। अब देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट राजभाषा बोलते हैं तो नहीं समझ पाते हैं ये राज क्या है भाई, तो राज्य बोल देते हैं, लेकिन नहीं, राजभाषा। तो राजभाषा मतलब शासन करने की भाषा को राजभाषा कहते हैं। वह भाषा जो देश के कार्यालयों में, ऑफिस वगैरह में, वो राजकाज में, आवेदन आदान प्रदान करने में प्रयोग की जाती है, लिखा पढ़ी किया जाता है, उस भाषा को राजभाषा कहते हैं। अब उसी में एक आता है मानक भाषा भी। मानक एकदम मान लिया गया है। विद्वानों या शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए कि ये शब्द कुछ ऐसे गढ़े गए हैं, उस शब्द का कहते हैं एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है वह मानक भाषा कहलाती है। तो अब यहाँ देखिए क्या है, गो जो दीर्घई भी लिखते हैं और गो दीर्घई गो और दीर्घई भी लिख देते हैं, तो ज़्यादा अब प्रचलन में गई दीर्घई का उपयोग करते हैं। अब ठंड लिखने में ठ और मूर्धन्य और ड संयुक्त लिख देते हैं, तो अब इसके बदलकर अब मानक हो गया कि ठ आंसर ड कर दीजिए, ठंड हो गया या मानक रूप हो गया। अंत में अ नत संयुक्त लिखते थे, लेकिन अब अ आंसर तो अंत लिखते हैं, यह मानक हो गया। अर्थात इस तरह के मानक भाषा कहलाते हैं शब्द जब प्रयोग होते हैं। तो भाषा के अंतर्गत जो जो बातें आती थी उसे मैंने रखने का प्रयास किया है कम समय में। अंत में मैं बता दूं कि भाषा के लिपि के संबंध में लोग पूछते हैं, भाषा के लिखित रूप को
लिपि कहते हैं। अब हिंदी की लिपि क्या है? तो देवनागरी आपकी हमारी हिंदी की लिपि देवनागरी है। हमें अपने भाषा पर गर्व है। हम अपने भाषा पर गर्व तभी होगा जब हम शुद्ध इसे लिखें, परिष्कृत बनाएं और सही ढंग से अध्ययन करें। हम आप सब विद्यार्थी और जो इसे अध्ययन करते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इसे पूरा देखें, शुरू से अंत तक देखें, तभी अच्छे ढंग से आप इसे समझ पाएंगे। अन्यथा ये कहते हैं अज्जल गगरी छलकत जाए की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो साथ ही भाषा के मैंने व्याकरण के अंतर्गत बहुत सारे एपिसोड, अब तक मैंने 8-9 एपिसोड तैयार कर दिए हैं। उस सारे एपिसोड को आप अगर देखना चाहते हैं तो SR ऑनलाइन क्लासेस के लोगों में आप जाकर उसे सब्सक्राइब भी करेंगे तो वो आप खोलना चाहेंगे तो सारा एपिसोड खुलकर आपके सामने आएगा। आप जिसे देखना चाहें वह उस एपिसोड को खोलकर देख सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग मेहनत कर रहे हैं आपकी भलाई के लिए, समाज को सुदृढ़ करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भाषा और व्याकरण को प्रसारित करने के लिए। तो आप लोगों से गुजारिश है कि हमारा साथ दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें, तभी हमारा प्रयास सफल होगा। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हर विषय के साथ साथ हिंदी व्याकरण का अध्ययन करें, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा ही नहीं, राजभाषा भी है, मातृभाषा भी है। धन्यवाद।